नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री का आज 11वां लेक्चर है और हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड में गोरखा शासन के इतिहास की। पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि किस प्रकार यहाँ पे उत्तराखंड में यानी गढ़वाल और कुमाऊं में आधिपत्य किया और गोरखाओं के जो भी प्रमुख सूबेदार या सूबा हुए, साथ ही साथ प्रमुख कर प्रणाली जो थी गोरखाओं की, उसके बारे में दोस्तों हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं लेक्चर 10 में। और आज ही लेक्चर 11 है और इसमें आज हम गोरखाओं की सैन्य शासन प्रणाली के बारे में, इनकी दंड विधान प्रणाली, न्याय प्रणाली और साथ ही साथ दोस्तों जो ब्रिटिश और गोरखाओं का संघर्ष हुआ, किस प्रकार गोरखाओं को यहाँ से भागना पड़ा, किस प्रकार ब्रिटिशों का आधिपत्य हुआ है उत्तराखंड में। साथ ही साथ दोस्तों गढ़वाल वंश में एक टॉपिक छूट गया था, किस प्रकार से जो परमार वंश के राजा थे उनका शासन प्रशासन किस प्रकार का चलता था और उनकी भू व्यवस्था के बारे में, तो वो भी दोस्तों आज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हां, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों तो पहले यहाँ पे गोरखाओं की सैन्य शासन प्रणाली के बारे में जानते हैं। देखो, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो गोरखाओं की सत्ता थी दोस्तों वो थी सैनिक शासन पर आधारित। सैन्य शासन आप सभी को पता है, ये काफ़ी क्रूर शासन भी कहलाता है और इसमें मतलब सारी जो सत्ता होती है वो सैनिक क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। जो भी शासन व्यवस्था होती है वो कौन संभालता है दोस्तों, सेना संभालती है। तो सेना का शासन या आप कह सकते हैं सैनिक शासन पर आधारित थी गोरखाओं की सत्ता। गोरखाओं की अगर हम सेना की बात करें तो ये 2 प्रकार की हुआ करती थी। कौन कौन सी? स्थायी और अस्थाई। अगर हम स्थायी सेना की बात करें, इसको दोस्तों जागचा भी कहा जाता था या आप इसको जागरिया भी कह सकते हैं। स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? जागचा कहा जाता था। देखिए, जो अस्थाई सेना थी दोस्तों, इसको ढाकचा कहा जाता था। तो गोरखा सेना कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? स्थायी और अस्थाई। स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? जागचा कहा जाता था, जबकि अस्थाई सेना को कहा जाता था दोस्तों ढाकचा। अब देखो, ये स्थायी सेना का मतलब क्या है? जो स्थायी सेना थी दोस्तों, ये जिस समय जो सेना सेवा दे रही है या जो सेना अभी क्या है, कार्य कर रही है, सेवा दे रही है, उसे जागचा या स्थायी सेना कहते थे। और अस्थाई सेना, जो सेना 2 वर्ष के लिए मुक्त कर दी गई हो, 2 वर्ष के लिए मुक्त कर दी गई हो और किसी विशेष परिस्थिति में अगर युद्ध छिड़ गया है तब इनको बुलाया जाता था। तो इस अस्थाई सेना को दोस्तों ढाकचा कहते थे। यानी ये मुक्त सैनिक हुआ करते थे, 2 वर्ष के लिए इनको सेवा मुक्त किया जाता था, उसे अस्थाई या ढाकचा सेना कहते थे। वेतन की बात करें तो युद्ध काल में जो गोरखा लोग थे वो 8 रुपये देते थे सैनिकों को, युद्ध काल में 8 रुपये, और सामान्य काल में इनको 6 रुपये क्या दिया जाता था, सैनिकों को वेतन दिया जाता था। युद्ध काल में वेतन अधिक दिया जाता था ताकि अधिक से अधिक सैनिक युद्ध में पार्टिसिपेट या युद्ध में भाग कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे गोरखा सेना 2 प्रकार की थी, स्थायी और अस्थायी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि गोरखा सेना का प्रमुख हथियार क्या था दोस्तों। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बन चुका है। तो खुंखरी था यहाँ पे गोरखा सेना का प्रमुख हथियार। तो सैन्य शासन प्रणाली इस प्रकार से थी दोस्तों गोरखाओं की। अब बात करते हैं कि गोरखाओं की न्याय प्रणाली क्या थी। काफ़ी क्रूर शासन माना जाता है। जब गोरखाओं ने यहाँ पे शासन किया तो यहाँ की जनता को उन्होंने काफ़ी प्रताड़ित किया, और इसलिए आपको आगे जब आप पढ़ोगे ब्रिटिश शासन तो आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रिटिशों के खिलाफ 1857 की क्रांति में विद्रोह देखने को कम मिला था। उसका ये प्रमुख कारण था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे गोरखाओं ने अनेक अत्याचार किए थे, जिस कारण से ब्रिटिश का जो शासन था वो जनता को नरम लग रहा था। तो इसलिए यहाँ पे जनता ने ब्रिटिशों का विद्रोह नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ की जनता गोरखाओं से इतना प्रताड़ित हो चुकी थी कि उन्हें ब्रिटिश शासन क्या लगने लग गया था, अच्छा लगने लग गया था। भले ही बाद में जब यहाँ पे शिक्षा का प्रसार हुआ तो फिर यहाँ के लोगों ने सोचा फिर कि हाँ, गुलामी तो गुलामी होती है, और फिर यहाँ पे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह होने लग गया था। तो वो बात की बात है, अभी हम ब्रिटिश शासन में उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो अभी देखो गोरखाओं की न्याय प्रणाली क्या थी, और इसके हिसाब से आप लगा दोगे कि कितना क्रूर शासन रहा होगा गोरखाओं का उत्तराखंड में। गोरखा के शासन दोस्तों, जो गोरखा शासन थे
ये देखो इनके मुकदमे का जो कार्य करता था वो जज करता था, और जज को ये लोग क्या कहते थे दोस्तों, वो कहते थे विचारी। यानी गोरखा शासन व्यवस्था या गोरखा शासन में जज को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था दोस्तों, विचारी कहा जाता था। और अगर बात करें गोरखाओं की पहली अदालत की, तो गोरखाओं की पहली अदालत थी दोस्तों अल्मोड़ा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोरखाओं ने अपनी पहली अदालत कहाँ स्थापित की, अल्मोड़ा स्थापित की। अब देखो अदालत की कार्यवाही कैसे चलती थी, तो यहाँ पे वादी और प्रतिवादी को बुलाया जाता था। वादी और प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी का आप मतलब समझ रहे होंगे, एक होता है पक्षधर और एक होता है विपक्ष। तो दोस्तों दोनों को यहाँ पे बुलाया जाता था, साथ ही साथ गवाह को भी बुलाया जाता था। और गवाह ने अगर कोई गवाही दी है और उस पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो उससे दोस्तों हरिवंश की कसम खिलवाई जाती थी। अभी हरिवंश क्या है, तो ये महाभारत का एक भाग है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा गीता की कसम खिलवाई जाती है, कई फिल्मों में आपने देखा होगा अदालत में। तो इसी प्रकार से गोरखा शासन में हरिवंश जो कि महाभारत का एक भाग है, इसकी कसम खिलवाई जाती थी गवाह से, ताकि वो गवाही झूठी ना दे। तो इस प्रकार से यहाँ पे अदालत की कार्यवाही चलती थी गोरखा प्रशासन में। अब देखो गोरखा शासनकाल में कुछ प्रमुख न्याय व्यवस्था थी दोस्तों। तो कौन कौन से प्रकार के न्याय व्यवस्था थी दोस्तों गोरखा शासन में, गोलद्वीप हो गया, तराजू द्वीप, कढ़ाई द्वीप, तीर का द्वीप, घात का द्वीप, बोकाटी हरिया द्वीप और न्याय का द्वीप। ये प्रमुख न्याय व्यवस्था थी। इनके बारे में एक एक करके समझते हैं और फिर आप लगा सकते हो यहाँ पे कि कितना क्रूर शासन रहा होगा गोरखाओं का, कितनी क्रूर सजा यहाँ पे दी जाती थी। गोलाद्वीप में क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे एक गर्म लोहे की छड़ ली जाती थी, और जो जिस पर दोष का आरोप लग गया है उसको इस गर्म लोहे की छड़ को पकड़कर दूर तक चलने को कहा जाता था। तो अगर उसने उतनी दूरी तय कर ली तब तो वो दोष मुक्त हो जाता था। लेकिन दोस्तों अगर उसने वो गर्म लोहे की छड़ पकड़कर उतनी दूरी तय नहीं की है तो उसको मतलब दोष सिद्ध हो जाता था कि इसने दोष किया है। अब आप लगा सकते हो कि हर कोई गर्म लोहे की छड़ पकड़कर उतनी दूर नहीं जा सकता रहा होगा, क्योंकि गर्म लोहे की छड़ से हाथ जल जाएगा। लोहे की जो ये गर्म लोहे की छड़ है तो ऐसे ही छूट जाएगी। तो कुल मिला के कई बार इसमें क्या होता, निरपराध लोगों को भी दंड दिया जाने लगा ऐसे में। दूसरा था दोस्तों तराजू द्वीप। इसमें क्या होता था, जो जिस पर दोष का आरोप लग गया है उसका वजन मापा जाता था, और शाम के टाइम में होता था। माना शाम के टाइम उसका वजन निकला है 60 kg, फिर अगले दिन भी अगली सुबह उसका वजन नापा जाता था। अगर अगले दिन उसका वजन कम हो गया, यानी 60 kg से कम हो गया है, माना 59 kg हो गया है, तो ये दोष मुक्त हो जाता था। इसने कोई अपराध नहीं किया है, इसको दोष मुक्त किया जाता था। लेकिन अगर बाई चांस अगर गलती से उसका वजन 60 से 61 kg हो गया है, 61 kg निकला, तो दोस्तों इस पर दोष सिद्ध हो जाता था कि इसने दोष किया है। तो कुल मिला के अगर तराजू द्वीप में इसमें क्या होता है, इस प्रथा में कि अगर वजन बढ़ गया तो वो दोषी कहलाता था, और अगर वजन घट गया तो वो क्या कहलाता, दोष मुक्त कहलाता था। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई द्वीप प्रथा। इसमें क्या होता, इसमें कढ़ाई में तेल को उबाला जाता, गर्म तेल, और उसमें जो दोषी है उसके हाथों को डुबाया जाता। अगर उसके हाथ जल गए तो वो दोषी है, और हाथ नहीं जले हैं तो वो क्या है, निर्दोष है। तो इस प्रकार के कुछ क्रूर यहाँ पे न्याय व्यवस्था हुआ करती थी गोरखा शासन में। उसके बाद तीर का द्वीप। इसमें क्या होता है कि तीर चलाया जाता था, और जो दोषी था मतलब जिस पर दोष सिद्धि का आरोप लगा है उसको पानी में रखा जाता था, और एक तीर फेंक दिया और दूसरे व्यक्ति को उस तीर को लेने के लिए भेजा जाता था। तो जब वो दूसरा व्यक्ति उस तीर को वापस लाए और जो व्यक्ति पानी में रखा हुआ है, तो तब तक अगर वो जिंदा बच गया तो दोष मुक्त हो जाता, और अगर मर गया तो खैर वैसे ही तब दोष सिद्ध लगे या वैसे भी मर गया। तो कुल मिला के एक को पानी में डुबाया जाता, दूसरे को तीर लाने के लिए भेजा जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीर का द्वीप व्यवस्था हुआ करती। पांचवा हुआ करता था घात का द्वीप। घात का द्वीप दोस्तों अभी भी आप गांव में कहीं सुनते होंगे, घात लगाना। मतलब ये देवता से संबंध कुछ सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ मतलब देवताओं से कुछ मांगा जाता है, और अगर कोई मतलब किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ बुरा होने लगता है। देवता उस व्यक्ति के साथ क्या करता है, बुरा करता है। इसको घात का द्वीप कहते थे दोस्तों, और ये अभी भी कहीं न कहीं गाँव में अभी भी देखने को मिलता है। ये न्याय का द्वीप, ये भी लगभग क्या था, सेम था। न्याय का द्वीप में अंतर ये होता था कि न्याय के द्वीप में मंदिर में जाया जाता था,
ठीक है, जो देवता है, जो आपका आस्था जिस देवता के प्रति है, उस देवता के मंदिर में जाया जाता था और उस देवता के मंदिर में कुछ मिट्टी रखी जाती थी। अभी भी आप देखते होंगे कई जगह ऐसे देखने को अभी भी मिलता है और देवता पे लोग विश्वास करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ क्या किया है, अन्याय किया है, तो कुछ महीनों बाद वो अन्यायकर्ता व्यक्ति, उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे भी अभी भी ये प्रथा कहीं ना कहीं देखने को, और इसमें विश्वास भी करते हैं अभी पहाड़ों में लोग। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। और एक थी दोस्तों बोकटी हरियाद्वीप, इसमें पानी में तैरना था, जो डूब गया वो दोष सिद्ध हो जाता उस पर और वैसे ही वो मर जाता था, और जो अगर डूबने से बच गया तो वो दोष मुक्त हो जाता था। तो ये 7 प्रमुख दोस्तों न्याय व्यवस्था हुआ करती थी गोरखा शासन में। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जो आपको जानने हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे दोस्तों, तो वो कहते थे कामी। शिल्पकारों को ये क्या कहते थे, कामी कहते थे। सुनारों को गोरखा कहते थे सुनवार, और दासों को गोरखा क्या कहते थे, कठुआ कहते थे। तो ये तीनों पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पे नोट करने हैं। तो यहाँ तक हो गया गोरखाओं की न्याय प्रणाली और सैन्य प्रणाली, जो सैन्य शासन प्रणाली थी। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से यहाँ पे सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दी है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ दंड विधान थे इनके, दंड प्रणाली कौन कौन सी थी। तो देखो यहाँ पे देशद्रोह के लिए गोरखा शासन में मृत्यु दंड दिया जाता था। यदि किसी ने देशद्रोह किया है तो उसको कौन सा दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। और हत्या करने पर, अगर किसी ने किसकी हत्या कर दी है तो उसको पेड़ पर लटका दिया जाता था, फांसी दी जाती थी। और यदि ब्राह्मण हत्या का दोषी है दोस्तों, तो ब्राह्मणों की हत्या करना या ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था फिर, क्योंकि ब्राह्मणों को मृत्युदंड देना ये पाप माना जाता था, इसलिए ब्राह्मणों को देश निकाला दिया जाता था। तो ब्राह्मण यदि हत्या का दोषी है तो उसे कौन सा दंड दिया जाता था, देश निकाला दिया जाता था। और अगर आत्महत्या करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है आत्महत्या करने की, तो उसके परिवार पर जुर्माना लगाया जाता था, क्योंकि आत्महत्या भी क्या है दोस्तों, स्वयं की आत्महत्या करना क्या है, एक अपराध है, ये आप सभी जानते होंगे। और एक मैं आपको दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। एक प्रथा हुआ करती थी व्यभिचार रथ, ये चन्नों के शासनकाल से चली हुई आ रही थी, और वैसे 1817 में इस प्रथा को लगभग समाप्त किया जाता है। लेकिन ये व्यभिचार रथ प्रथा क्या थी दोस्तों, इसको आप एक कुप्रथा कह सकते हैं। इसमें होता क्या था, माना कोई स्त्री है और उसका, देखो एक स्त्री है, वो विवाहित स्त्री है और उसका संबंध किसी अन्य पुरुष के साथ चल रहा है, किसी अन्य प्रेमी के साथ उसका संबंध चल रहा है, और अगर उसके पति ने उनको दोनों को पकड़ लिया है तो उसका पति उस पुरुष की हत्या कर सकता था, और इसके लिए उसको कोई सजा नहीं दी जाती। और इसका दोस्तों बहुत सारे फिर लोगों ने क्या कर लिया है, अपने स्वार्थ के लिए गलत फ़ायदा उठा दिया है। माना किसी के साथ किसी की थोड़ी दुश्मनी बढ़ गई है तो वो फिर उस पर ये आरोप लगा देता था और उसकी हत्या कर देता था। तो इस प्रकार की ये एक कुप्रथा बन चुकी थी, और इस प्रथा को कहा जाता है दोस्तों व्यभिचार रथ प्रथा। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसीलिए। और लेकिन जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे आया तो 1817 में दोस्तों इस व्यभिचार रथ प्रथा को क्या किया गया, समाप्त किया गया। ये चन्नों के समय से चली आ रही थी, और 1817 के आसपास इस प्रथा को समाप्त किया गया, व्यभिचार रथ प्रथा को। ये आपको यहाँ पे नोट करना है। दंड प्रणाली भी आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिटिश गोरखा संघर्ष की, यानी किस प्रकार से ब्रिटिशों का और गोरखाओं का यहाँ पे संघर्ष आरंभ होता है, किस प्रकार से इसका अंत होता है, और किस प्रकार यहाँ पे ब्रिटिशों का आधिपत्य होता है गढ़वाल पर। तो देखो शुरुआत और कारण क्या था, पहले कारण था दोस्तों बुटबल प्रांत। ये कहाँ था, ये आपका था गोरखपुर। देखो ये बुटबल प्रांत उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन आता था, अंग्रेजों के अधीन आता था। गोरखा क्या करते हैं, गोरखपुर इस बुटबल प्रांत पर 1784 में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और लगभग 200 से अधिक गांवों पर दोस्तों अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, इस बुटबल प्रांत पर, जो कि गोरखपुर स्थित था और ये अंग्रेजों के अधीन आता था। उसके बाद 1804 में गोरखाओं ने बुटबल पर अधिकार कर लिया है। ठीक है, आक्रमण तो 1784 में कर लेते हैं, लेकिन 1804 में ये क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था ये बुटबल प्रांत अंग्रेजों के अधीन आता था। अब ब्रिटिश सरकार के लिए यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो आपकी ये ब्रिटिशर्स है ये क्या करते हैं,
1814 में 1814 में जो गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं, उन्होंने गोरखाओं द्वारा हत्याए गए क्षेत्रों पर अधिकार करने का आदेश जारी कर दिया है 1814 में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अप्रैल 1814 आता है और अप्रैल 1814 में ब्रिटिश सैनिकों ने बुटबल को कंपनी के राज्य में मिला दिया, यानी बुटबल से गोरखाओं को फिर से वापस आना पड़ गया अप्रैल 1814 में। उसके बाद आता है नवंबर 1814 और तत्कालीन जो गवर्नर थे जनरल मायरो, इन्होंने गोरखाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो युद्ध की घोषणा कब हुई गोरखाओं के खिलाफ, यानी ब्रिटिश गोरखा संघर्ष जो युद्ध होता है उसकी घोषणा कब की गई, गवर्नर जनरल मायरो द्वारा नवंबर 1814 को। उसके बाद कंपनी यानी अंग्रेज क्या करता है, यहाँ पे 4 टुकड़ों में कंपनी सरकार ने क्या कर दिया, सैनिकों को बांट दिया 4 टुकड़ों में और 4 जनरलों के नेतृत्व में। मेजर जनरल मार्ले के नेतृत्व में एक टुकड़ी को भेज दिया काठमांडू यानी नेपाल की ओर। दूसरी जो टुकड़ी थी मेजर जनरल JS वुड के नेतृत्व में, इसको गोरखपुर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया जहां पे गोरखाओं ने अधिकार कर लिया था। तीसरी जो टुकड़ी थी वो थी मेजर जनरल जिलेस्पी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये आई देहरादून, ये टुकड़ी इन्होंने देहरादून में भेजी देहरादून पर अधिकार करने के लिए। और चौथी टुकड़ी थी दोस्तों मेजर जनरल ऑक्टरनोली, ये गोरखा राज्य के पश्चिमी भाग में आक्रमण करने के लिए चले गए। तो इन 4 टुकड़ों में अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि देहरादून पर आक्रमण करने के लिए कौन सी मतलब किसके नेतृत्व में कंपनी सरकार ने सैनिक भेजे थे, तो वो भेजे थे जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में। और मेजर जनरल जिलेस्पी दोस्तों इस युद्ध में मारा जाता है जो नाला पानी का युद्ध होता है। नाला पानी कहाँ है, ये आपका देहरादून है। और नाला पानी के खलंगा में दोस्तों आपने देखा होगा इस मेजर जनरल जिलेस्पी का स्मारक भी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो मेजर जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में देहरादून में टुकड़ी को भेजा गया था। अब दोस्तों हम इससे यहाँ पे जो देहरादून में टुकड़ी आती है इसका युद्ध होता है जिसको नाला पानी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये जो नाला पानी युद्ध हुआ ये किसके बीच हुआ, ब्रिटिश सेना और गोरखा सेना के बीच हुआ। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जनरल जिलेस्पी। जबकि अगर हम बात करें कि गोरखा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था तो बलभद्र थापा, ये आपको नोट करना है, बलभद्र थापा कर रहे थे गोरखा सेना का नेतृत्व। जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व दोस्तों कर रहे थे जनरल जिलेस्पी। अब बलभद्र सेना के पास मात्र 500 सैनिक थे, जबकि अगर हम बात करें कि जो ब्रिटिश सेना थी उनके पास लगभग 3 से 4 हज़ार सैनिक थे। अब यहाँ पे ब्रिटिश सेना और गोरखा सेना के बीच युद्ध आरंभ होता है 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 1814 तक लगातार यहाँ पे युद्ध चलता है। और 31 अक्टूबर 1814 को दोस्तों जो मेजर जनरल जिलेस्पी था जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था वो युद्ध में मारा जाता है। कब मारा जाता है, 31 अक्टूबर 1814 को। अब ब्रिटिशों ने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रिटिश परेशान हो गए क्योंकि अब देखो जो नेतृत्व कर रहा था वही मारा गया। अब ब्रिटिश सेना ने क्या कर दिया, यहाँ पे किले के पीने के पानी की सप्लाई को ही रोक देती है और फिर अंत में किले को जीतने में सफल हो जाती है लगभग नवंबर में। ठीक है, 1 महीने बाद मतलब 1 महीने तक दोस्तों लगातार ये युद्ध चलता है और 1 महीने बाद ब्रिटिश सेना क्या करती है, पानी की सप्लाई को रोक देती है। जो खलंगा होता है, जो नाला पानी क्षेत्र है, वहाँ पर जो गोरखाओं का किला था वहाँ पर पानी की सप्लाई को रोक देती है और फिर किले को जीतने में सफल हो जाती है लगभग नवंबर 1814 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश जो नेतृत्व कर रहे थे जनरल जिलेस्पी वो तो मारे ही जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो गोरखा सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे बलभद्र थापा वो भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। तो अंग्रेजों ने नालापानी क्षेत्र में बाईं ओर 2 स्मारक स्थापित किए दोस्तों। एक स्मारक है जनरल जिलेस्पी का और उसके सैनिकों की स्मृति का, जबकि जो दूसरा स्मारक है वो है बलभद्र थापा का और उसके सैनिकों की स्मृति में ये स्मारक की स्थापना की गई है खलंगा नालापानी क्षेत्र में। आप लोग अगर कभी घूमने गए होंगे वहाँ पे तो आपने उसको ज़रूर देखा होगा। तो ये तो था यहाँ पे नालापानी युद्ध के बारे में। अब देखो जो मेजर जनरल मार्ले और JS वुड गए थे, मेजर जनरल मार्ले ये गए थे काठमांडू और JS वुड ये गए थे गोरखपुर। ये भी इस युद्ध में सफल नहीं हो सके। और जो मेजर जनरल ऑक्टरनोली थे इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे वहाँ की जनता को भड़काकर छल कपट की नीति का प्रयोग करके पश्चिमी भाग के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब देखो यहाँ पे गढ़वाल पर मतलब देहरादून में तो इन्होंने क्या कर लिया, ब्रिटिशों ने देहरादून से गोरखाओं को भगा दिया, यहाँ पे आक्रमण करके यहाँ पर अधिकार कर लिया, यानी गढ़वाल पर इस प्रकार से अधिकार किया। अब बचा कुमाऊं। तो कुमाऊं में ब्रिटिशों ने अधिकार कैसे किया,
तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वप्रथम 14 दिसंबर 1814 को अंग्रेजों ने गोरखाओं को भगाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली, 14 नवंबर 1814 को। और उसके बाद हर्षदेव जोशी, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको पिछले लेक्चर में इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताइए है। कुमाऊं का अर्ल वार्विक भी इसको कहा जाता है, अंग्रेजों ने कहा, ठीक है। हर्षदेव जोशी को अंग्रेजों ने क्या कहा, कुमाऊं का अर्ल वार्विक। 23 अप्रैल 1815 को दोस्तों गणनाथ डांडा का युद्ध होता है, गोरखाओं और ब्रिटिशों के बीच कुमाऊं में गणनाथ डांडा का युद्ध 23 अप्रैल 1815 को। 27 अप्रैल 1815 को अंग्रेज क्या करते हैं, अल्मोड़ा पर चढ़ाई कर देते हैं, और जो तत्कालीन सूबेदार हुआ करता था गोरखाओं का कुमाऊं में, बमसा चौतरिया, ये दोस्तों आत्मसमर्पण कर देता है। कब करता है, 27 अप्रैल 1815 को। तो इस प्रकार दोनों क्षेत्रों में, गढ़वाल पर भी और कुमाऊं पर भी, गोरखाओं को हराकर अंग्रेज यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। अब आती दोस्तों आंग्ला गोरखा संधि, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। तो आंग्ला गोरखा संधि यानी अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य या नेपाल सरकार के मध्य यह संधि होती है। देखो 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर, गार्डनर और बमसा चौतरिया जो कि कुमाऊं का अंतिम क्या था, गोरखा सूबेदार था, इसके बीच आंग्ला गोरखा संधि होती है। देखो संधि कब होती है, 27 अप्रैल 1815 को, लेकिन पुष्टि अभी दोस्तों 1815 को नहीं हुई है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि आंग्ला गोरखा संधि की पुष्टि कब हुई, तो पुष्टि हुई 1816 में, जबकि संधि होती है 1815 में, ठीक है। तो 1815 में संधि हो गई है गार्डनर और बमसा चौतरिया के बीच। गार्डनर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर, बमसा चौतरिया नेपाली सूबा अंतिम कुमाऊं का नेपाली सूबेदार। उसके बाद 15 अगस्त 1815 को अमर सिंह थापा ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अमर सिंह थापा, इसको काजी की उपाधि भी दी गई है नेपाल सरकार की ओर से। तो अमर सिंह थापा ये बमसा चौतरिया से ऊपर थोड़ा क्या था, मतलब देखो सैन्य शासन हुआ करता, तो ये ऊपर का अधिकारी था अमर सिंह थापा। तो इसने 15 अगस्त 1815 को संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। उसके बाद क्या होता है कि 2 दिसंबर 1815 को नेपाल के जो राजगुरु थे गजराज मिश्र और कर्नल पेरिस ब्रेनशाह के मध्य संधि होती है। आंग्ला गोरखा संधि राजगुरु गजराज मिश्र और कर्नल पेरिस ब्रेनशाह के मध्य कब होती है, 2 दिसंबर 1815 को। लेकिन फिर बीच में क्या करते हैं, 28 फरवरी 1816 को ऐसा एक दिन आता है, एक बार फिर आंग्ला गोरखा युद्ध आरंभ होता है 28 फरवरी 1816 को। लेकिन गोरखा इसमें जीत नहीं पाते हैं। तो अंततः दोस्तों 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने सुगोली या संगोली संधि की पुष्टि की है। तो आंग्ला गोरखा संधि, जिसको संगोली या सुगोली संधि के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पुष्टि कब की दोस्तों, नेपाल सरकार ने 4 मार्च 1816 को। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि संधि की शुरुआत तो 1815 में होती है, संधि कब होती है 1815 में, लेकिन पुष्टि कब की नेपाल सरकार ने 1816 में। अब देखो क्या थी ये संधि, संधि क्या थी ये तो हमने बताया आपको कि कब कब संधि हुई, किस प्रकार से संधि होती है, लेकिन संधि आखिरकार थी क्या, इसमें था क्या, संगोली की संधि या इसको आंग्ला गोरखा संधि के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों संधि के तहत नेपाल को अपना 1/3 इलाका, देखो एक तिहाई इलाका किसको देना था, ब्रिटिश भारत के अधीन करना था, यानी ब्रिटिशों को देना था। इस इलाके में आपका पूर्वी छोर पर स्थित दार्जिलिंग हो गया, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बसे नैनीताल हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर गोरखाओं ने आधिपत्य किया था, ये तो उत्तराखंड का क्षेत्र था। पश्चिमी छोर पर कुमाऊं हो गया, गढ़वाल के अलावा गढ़वाल के कई क्षेत्रों में गोरखाओं ने आधिपत्य किया था, और कुछ तराई क्षेत्र के जो इलाके थे, तो इनको मिलाकर 1/3 इलाका हो रहा था, और ये अंग्रेजों के अधीन करना था, अंग्रेजों को सौंपना था। साथ ही साथ संधि के अनुसार काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी, काठमांडू में ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी, जो दोनों जैसे आज होते हैं, आज राजदूत होते हैं, इस प्रकार से वहाँ पे एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी। और ब्रिटेन की सैन्य सेवा में गोरखाओं की नियुक्ति किया जाना भी सम्मिलित किया गया। तो ब्रिटेन सेना में आपने देखा होगा गोरखाओं की नियुक्ति की जाती थी, और ये इसी संगोली के संधि के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे संगोली की संधि होती है, और यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं में ब्रिटिशों का आधिपत्य हो जाता है। तो दोस्तों ये तो गोरखा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। गोरखाओं की शासन प्रणाली, गोरखाओं ने किस प्रकार से आधिपत्य शुरू किया और किस प्रकार से उनका शासन समाप्त होता है, यहाँ तक हमने कवर कर दिया है। और जो अंग्रेजी शासन आएगा
ठीक है, अंग्रेजों के प्रमुख कमिश्नर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि परमार वंश से संबंधित एक टॉपिक छोड़ दिया था। परमार वंश के शासकों का किस प्रकार से शासन प्रशासन चलता था, कौन कौन से उनके अधिकारी हुआ करते थे और भू व्यवस्था कौन कौन सी थी उनकी, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। तो दोस्तों यहाँ पे गढ़वाल वंश का शासन प्रशासन। अब देखो, इसको मैं अभी आपको ई बुक से बता रहा हूँ, जो हमारी हिस्ट्री की ई बुक है। और इसमें दोस्तों आपको काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे क्या दिया गया है, नोट्स प्रदान किए गए हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स प्रागैतिहासिक काल से लेकर उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन तक, और लगभग 150 पेजों की दोस्तों ई बुक है। यदि आपको ये चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो या मैं कमेंट में पिन करके लिंक दे दूंगा आपको। बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे थे कि सर इस ई बुक में क्या क्या मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ई बुक की इसमें MCQ आपको प्रोवाइड किए गए हैं, MCQ, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक के बाद। जैसे गढ़वाल का जो ये वंश है, इसमें लगभग 80+ दोस्तों MCQ दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट MCQ। और इसी प्रकार के सभी टॉपिकों के, चाहे वो चंद वंश हो गया, चाहे आपका ब्रिटिश शासन हो गया, चाहे आपका स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, गांधी जी का उत्तराखंड आगमन, कुमाऊं परिषद और कुली बिगार प्रथा, सारे टॉपिक दोस्तों इसमें कवर किए गए हैं काफ़ी डिटेल्स में। तो इसको आप अच्छे से यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। नोट्स तो बने हुए हैं यहाँ पे, और आपको इसको अच्छे से रीड करना है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक आपके लिए बनाई गई है। लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं गढ़वाल वंश का शासन प्रशासन। देखो किस प्रकार से चलता था। ज़्यादा वैसे जानकारी मिलती नहीं है इनके शासन प्रशासन के बारे में, लेकिन कुछ जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। तो देखो, राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो राजा हुआ करता था, ठीक है। राज्य में सर्वोपरि कौन था? राजा था। राजा क्या करता था? न्याय करता था। राज्य का सर्वोच्च मंत्री, उसको मुख्तार या वजीर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में वजीर नहीं देगा, वो मुख्तार दे देगा। तो मुख्तार किसे कहते थे? वजीर को कहते थे। और मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में कौन कौन हुआ करते थे? दीवान हो गया, वजीर हो गया, फौजदार हो गया और नेगी हो गया। नेगी जो नेग लेते यानी जो कर लेते थे। फौजदार जो आपका सैनिकों में सर्वोच्च सैनिक शासन होगा, सैनिक शासक होगा, उसको फौजदार कहते थे। वजीर आपका हो गया मुख्तार, ये सर्वोच्च मंत्री हुआ करता था। और दीवान जैसे आज का क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। और राजा जैसे राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर आप भारत की पॉलिटी की बात करोगे तो राष्ट्रपति के पास उतनी शक्ति नहीं है। लेकिन उस समय जो राजाओं का शासन हुआ करता था उसमें राजा सर्वोपरि होता था। तो यहाँ मंत्रिमंडल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखो, परगने का सैनिक शासन, सैनिक शासक उसको फौजदार कहते थे। और राजधानी का जो सुरक्षा अधिकारी होता था उसको दोस्तों गोलदार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। तीव्रगामी संदेशवाहक हुआ करता, जो तीव्रता से संदेश पहुंचाता था एक जगह से दूसरी जगह। अब उस समय मोबाइल तो हुआ करते नहीं थे कि एक फ़ोन घुमाया और तुरंत दूसरे वहाँ पे गढ़वाल से फ़ोन घुमाया गढ़वाल राजा ने और चंद राजा ने वहाँ पे फ़ोन उठा दिया। तो ऐसा तो हुआ करता नहीं था उस समय, फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों तीव्रगामी संदेशवाहक हुआ करता था, जिसको चण के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राजस्व वसूली करने वाले थोकदार, इनको सयाना और कमीण कहते थे। और सयाना जो होता था दोस्तों 2 या 3 गांव का एक होता था। और गांव से संबंधित जो भी जैसे पंचायत हो गई तो वहाँ पे मुख्य भूमिका निभाता था सयाना, ठीक है। मतलब गांव में ही यहाँ पे पंचायत के माध्यम से ही कुछ केस मतलब कुछ केस पंचायत पर ही सुलझाए जाते थे और सयाना उसका मुख्य होता था। और प्रत्येक सयाना के बीच दोस्तों, क्योंकि जो प्रधान होते थे, प्रधान प्रत्येक गांव में एक होता था और सयाना 2-3 गांव का होता था एक। तो सयाना के बीच लगभग 2 या 3 प्रधान हुआ करते थे। तो ये था यहाँ पे इनका शासन प्रशासन, कौन कौन से इनके प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। भू व्यवस्था की बात की जाए, देखो भूमि का स्वामी आप सभी को पता है राजा हुआ करता, चाहे वो चंद शासनकाल की बात की जाए, चाहे वो परमार शासनकाल की बात की जाए। और राजा द्वारा दान की जाने वाली भूमि ये कौन कौन सी होती थी दोस्तों? विष्णुप्रीत होती थी दोस्तों। ब्राह्मणों और मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था विष्णुप्रीत, या इसको गूंट भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यानी यदि कोई राजा ब्राह्मणों और मंदिरों को दान देता था कोई भूमि, उस भूमि से ब्राह्मण अपना खर्च चलाते, या मंदिरों में जो भी पूजा होने वाली है, जो भी भोज्य बनने थे,
उसके लिए खर्चा कौन सी भूमि से उठता था? इस भूमि से उठता था। उस समय भूमि की बहुत वैल्यू हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है। तो अगर राजा द्वारा ब्राह्मण या मंदिरों को दान की गई है भूमि, तो उस भूमि को गूंट भूमि कहा जाता था, और ऐसा कहा जाता है कि ये भूमि विष्णु प्रीति द्वारा राजा द्वारा प्रदान की गई है। दूसरी थी यहाँ पे रौत भूमि। रौत भूमि दी जाती विशिष्ट साहस और वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को, ठीक है, रौत भूमि। और तीसरी थी यहाँ पे जागीर भूमि। राजा जागीर देता था, किसको देता था? राज्य के अन्य अधिकारियों को। तो राज्य के अन्य अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? जागीर भूमि कहलाती थी। और जिस व्यक्ति को भूमि दान दी जाती थी दोस्तों, उसे थातवान कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थातवान किसे कहा जाता था? जिस व्यक्ति को भूमि दान दी जाती थी। अब देखो टिहरी रियासत के भू बंदोबस्त, क्योंकि जो जब तक श्रीनगर थी राजधानी तब तक कोई ऐसा भू बंदोबस्त हुआ नहीं था और उसके बारे में उल्लेख भी नहीं मिलता है। लेकिन टिहरी रियासत के समय कुछ प्रमुख भू बंदोबस्त यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वैसे इनके बारे में मैं आपको उस समय बता चुका हूँ जब मैंने इन राजाओं के बारे में आपको बताया है। तो प्रथम भू बंदोबस्त ये 1823 को हुआ था सुदर्शन शाह के शासनकाल में, जब सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का राजा था। सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का प्रथम राजा था। दूसरा जो भू बंदोबस्त होता है 1861 में, और इस समय शासक था भवानी शाह। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स में 1861 के भू बंदोबस्त के बारे में परमार वंश की वीडियो आप देख सकते हो, 2 या 3 पार्ट में, 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो भवानी शाह परमार वंश की नहीं, हाँ, टिहरी रियासत वाली वीडियो आपको देखनी है, ठीक है, उससे मैंने इनके बारे में बता रखा है। तीसरा भू बंदोबस्त 1873 का, ये प्रताप शाह के शासनकाल में हुआ इंपॉर्टेंट भू बंदोबस्त है ये। और चौथा भू बंदोबस्त 1903 में कीर्ति शाह के शासनकाल में हुआ। और पांचवा भू बंदोबस्त दोस्तों 1924 में नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ है। तो इन सभी भू बंदोबस्त को आप टिहरी रियासत वाली वीडियो एक बार जरूर देखें, उनमें मैंने डिटेल्स में बता रखा है। दोस्तों ये थी यहाँ पे परमार वंश की शासन प्रशासन व्यवस्था, भू व्यवस्था, और किस प्रकार यहाँ पे टिहरी रियासत में भू बंदोबस्त किए गए। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? गोरखा शासन पढ़ा, गोरखा सैनिक प्रशासन, न्याय व्यवस्था किस प्रकार से थी उनकी, और किस प्रकार से गोरखाओं का यहाँ पे अंत होता है, शासन का अंत होता है, और किस प्रकार ब्रिटिश यहाँ पे आधिपत्य करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने यहाँ पे गढ़वाल का एक जो टॉपिक बचा हुआ था, गढ़वाल वंश शासन प्रशासन और इनकी भू व्यवस्था के बारे में जाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और वीडियो के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि आपको ये डिटेल्स ई बुक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।